भारत की क्वालिटी के सामने फुस हो गया चीन। भारत को तगड़ा झटका देने चला था चीन, खुद ही फंस गया जाल में। आखिर किस जाल में फंसने वाला था भारत? कैसे आत्मनिर्भर भारत का फायदा उठाना चाहता है चीन? क्या चीन की इस काली करतूत से बच पाएगा भारत? दोस्तों, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, परंतु ये बात चीन को कहां मालूम है। अकल वाली बात तो भारत के पड़ोसियों में तो बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया के सामने स्वयं को सर्वशक्तिशाली दिखाना, परंतु असल में खोखला होना। वर्तमान समय में चीन की स्थिति कुछ ऐसी ही है। चीन ये दिखाने के प्रयास करता है कि वो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, परंतु हकीकत ये है कि उसी चीन की हालत आज बेहद ही खराब है और वो अभी अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर का सामना कर रहा है। कोरोना के बाद से ही चीन की आर्थिक हालत बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में चीन स्वयं को संभालने के लिए भारत के आत्मनिर्भर अभियान की नकल करने के प्रयास कर रहा है। शी जिनपिंग ने कॉपी पेस्ट करते हुए आत्मनिर्भर भारत की सस्ती कॉपी बनानी चाहिए, लेकिन उनका ये दाव एकदम फुस हो गया और जिनपिंग का ये कदम उन्हीं पर भारी पड़ गया। देखा जाए तो पिछले 2.5 से 3 सालों का समय पूरी दुनिया के लिए काफी अस्त व्यस्त भरा रहा। पिछले कोरोना महामारी ने विश्व को जकड़ा और तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की। कोरोना थमा तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ हो गया, जिसने रही सही कसर को पूरा कर दिया। रूस यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता दिखा। दुनिया मंदी की ओर जाने लगी। हालांकि भारत पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा और हम इस मुश्किल घड़ी में भी मजबूती से खड़े रहे। वहीं बात चीन की करें तो उसकी आर्थिक हालत लगातार खराब होती नजर आ रही है। कोरोना वायरस के दौरान चीन को बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। चीन की सप्लाई चेन लगभग ठप पड़ चुकी है। एक तरफ चीनी कंपनियों की तरफ से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि वो बढ़िया क्वालिटी का माल पूरी दुनिया को उपलब्ध कराती आ रही है, परंतु चीनी सामान की गुणवत्ता से अब हर कोई अच्छे से वाकिफ हो चुका है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों का चीन से मोह भंग होने लगा। ऐसे में चीनी अर्थव्यवस्था सप्लाई चेन पर निर्भर होने के चलते प्रभावित होने लगी। इस बीच अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शी जिनपिंग ने भारत के आत्मनिर्भर मॉडल को कॉपी करने का प्रयास किया और ड्यूअल सर्कुलेशन की नीति अपनाई थी। 14 मई 2020 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसका सीधा अर्थ ये था कि चीनी नागरिक चीन में ही वस्तुओं का उत्पादन करें, उन्हें चीन में ही बेचें, अर्थात चीन स्वयं सामान बनाए और इसका उपयोग भी करे। अब इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पुरानी सभ्यता होने के बावजूद माओ के शासनकाल से चीन की कार्यशैली बदल चुकी है। खेती बाड़ी से आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया, जिसका परिणाम नतीजा ये हुआ कि तकनीक से जुड़े मामलों में तो चीन आगे निकल गया, लेकिन आज की चीनी युवा पीढ़ी को खेती, पोल्ट्री जैसे कामों में कोई रुचि नहीं रही। इसके अलावा चीन की जो सबसे बड़ी समस्या रही वो ये कि सभी को मालूम है कि चीन अपना खराब गुणवत्ता वाला माल पूरी दुनिया को बेचता आया है, जबकि बदले में चीनी नागरिक उच्च गुणवत्ता वाली चीजों का उपयोग करते आ रहे हैं। वहीं सप्लाई चेन ठप होने के कारण जब चीन के उच्च श्रेणी के लोगों को चीन का ही पुराना घिसा पिटा और निम्न गुणवत्ता वाला सामान उपयोग करना पड़ा, तो उनका भी मोह इससे भंग हो गया। चीन में ही चीन का बना सामान निम्न गुणवत्ता वाला साबित हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन का ड्यूअल सर्कुलेशन वाला मॉडल पूरी तरह से विफल साबित हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि चीन ये ड्यूअल सर्कुलेशन का मॉडल कहां से लाया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत से चोरी किया हुआ कॉपी पेस्ट मॉडल है, जिसे साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया था। भारत पहले से ही इस कथित ड्यूअल सर्कुलेशन वाले मॉडल को फॉलो करता रहा, जहां एक राज्य की चीज दूसरे राज्य की जरूरतों को पूरा करती है, तो वहीं किसी अन्य राज्य का सामान पूरे देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे सीधे तौर पर समझे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला चावल गुजरात और महाराष्ट्र में चाव से खाया जाता है, तो वहीं गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों से आने वाला कपास लोगों के कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करता है। दक्षिण भारत के मसाले पूरे देश में भोजन में स्वाद लाते हैं, तो वहीं उत्तर भारत की दालें और चावल दक्षिण भारत के लोगों के भोजन का मुख्य सामग्री बनते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का सेब पूरे भारत में खाया जाता है। दार्जिलिंग और असम की चाय भारत के अलावा विदेशों तक में लोकप्रिय है। ऐसे में वैसे तो भारत परसों से ही आत्मनिर्भर भारत नाम के मॉडल को अपनाता आया है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में आपदा में अवसर की तरह उपयोग करते हुए एक अभियान बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना वायरस की त्रासदी और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे समय में मजबूती से खड़ा रहा, जब विश्व की कथित महाशक्तियां आर्थिक मंदी के आगे दम तोड़ने लगी। आज की स्थिति में भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि जरूरतमंद देशों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। भारत ने रक्षा से लेकर तकनीक के क्षेत्र में अहम प्रगति हासिल की है।
इसी के चलते चीन में बसी वैश्विक कंपनियों ने भारत में अपना स्थानांतरण की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की क्रांति ही है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और हाल ही में उसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया। भारत के लोग शुरू से ही इस आत्मनिर्भर भारत के पैटर्न का पालन करते आए, इसलिए भारत में आत्मनिर्भर भारत सफल रहा। जबकि चीन द्वारा भारतीय मॉडल को कॉपी पेस्ट कर इसे ड्यूअल सर्कुलेशन का नाम देना काम न आया, क्योंकि वहां चीनी नागरिक अपनी सभ्यता से दूर जा चुके हैं और इसके चलते ही वहां सी जिनपिंग का ड्यूअल सर्कुलेशन मॉडल बुरी तरह से विफल साबित हो गया। चीन की आर्थिक हालत खराब हो रही है, ये तो मालूम चल ही गया है। इसके साथ ही चीनी कंपनियों को लोन लेने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही जिन अमेरिकी कंपनियों ने चीनी कंपनियों को कर्ज दिया है उन्हें अपने पैसे फंसे होने की चिंता सताने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही लाखों डॉलर के घाटे में चल रहे अमेरिकी वित्तीय कंपनियों को ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनने की संभावनाएं नजर आती हैं और वे लगातार चीन में फंसे अपने पैसे को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार सोसाइटी जनरल एसए, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और यूबीएस ग्रुप एजी सहित ऋणदाताओं ने अपने कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कहा है। इस बीच वैश्विक बीमाकर्ता चाइना और ताइवान में निवेश करने वाली फर्मों को बीमा देने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीन और अमेरिका के बीच टकराव की आशंकाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में इन कंपनियों का जोखिम कवरेज 60% से अधिक हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका से चीन का टकराव होने की स्थिति में चीन को लोन और चीन में काम करने वाली कंपनियों को बीमा कवर देने वाली संस्थाएं पीछे हट सकती हैं, जिससे चीन को एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।